नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह। हम अनुच्छेद संग्रह को लेके आगे बढ़ रहे थे और उन अनुच्छेद संग्रहों में हमने 1 से लेकर के हमने 70वें अनुच्छेद तक आ गए थे और आगे के अनुच्छेदों को हम आज बढ़ाएंगे। इससे पहले जो भी वीडियो आए हैं साथियों, उन्हें ज़रूर देखें दोस्तों, जिससे कि आपकी लिंक बनी रहे और समझ में आता रहे। अभी कुछ दिन पहले आईएएस यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, तो उसमें जगह जगह तरह तरह के इंटरव्यू मैंने देखे और उनमें एक ही निष्कर्ष निकल के आता है कि यदि हम किसी भी चीज़ पर फोकस करें और सेल्फ मोटिवेट रहें उस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है कि हम किसी और से सीखें या किसी और से जानें और तब जा कर के हमें उन चीज़ों को करने का प्रयास करें। यदि हम ज्ञान को एक परंपरा या ये कहें सीखने का शौक़ अपनी अंदर से आवाज़ बना लेते हैं, ज्ञान को सीखने की जो रुचि है, इंटरेस्ट है, उसे जगा लेते हैं, तो हम निश्चित रूप से किसी भी चीज़ में सफल हो सकते हैं। तो उसी क्रम में ये ज्ञान है, चल रहा है, इसकी धारा बह रही है, आप जहाँ से चाहें ले सकते हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जब भी आपके वीडियो में यदि क्वालिटी थोड़ी कम हो तो उसे यूट्यूब पर क्वालिटी वाले में जा कर के या हाई क्वालिटी करके आप देख सकते हैं। हमने इससे पहले सरकार के बारे में पढ़ रहे थे, तो सरकार में हमने सबसे पहले सरकार की कार्यपालिका के बारे में ही चल रहा था और उस कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति में हमने पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा और ये हमारे अनुच्छेद 52 में निहित है। और 53वां अनुच्छेद कहता था कि हमारा जो राष्ट्रपति है उसमें संघीय शक्तियां निहित होंगी और वो अपने सलाहकार बंधुओं से या सलाहकारी लोगों से कार्य करेगा। किन से करेगा, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो 71वें अनुच्छेद में आते आते हमने देखते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी शंकाएं होती हैं, यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उन विवादों को समाधान करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट उनको समाधान करेगा और वो ही सर्वमान्य होगा, अंतिम होगा। ये 72वां अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षमादान, इसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रपति को अपने देश में किसी भी प्रकार का, या सैनिक हो या सिविल कोर्ट के द्वारा, यदि किसी भी प्रकार का दंड दिया हो तो उसे क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के द्वारा। और इसमें दंडादेश को वो निलंबित कर सकता है, परिहार लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, यहाँ तक कि मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। ये हमारे राष्ट्रपति के पास बहुत बड़ा अधिकार है। और जो आता है अनुच्छेद 72 से 73वां अनुच्छेद, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार संसद द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने 72वां अनुच्छेद देखा, क्षमादान की शक्ति। इसके बाद हमारी जो कार्यपालिका है उसका मुख्य बिंदु है, जो मुख्य काम करने वाले होते हैं वो मंत्रिपरिषद होती है। तो उस मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे और उसका जिक्र सबसे पहले अनुच्छेद 74 में किया गया है। उससे पहले कहीं भी मंत्रिपरिषद का स्थान नहीं दिया गया है। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये हमारे अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है। अर्थात जो राष्ट्रपति है वो किसकी सलाह से काम करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है अर्थात मुखिया प्रधानमंत्री होगा और ये सलाह देने का काम करेंगे। अब यहाँ पे शब्द सलाह लिखा हुआ है, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें और भी जुड़ी हुई हैं कि राष्ट्रपति को सलाह से काम करना है, सिर्फ राष्ट्रपति को पुनर्विचार की अपेक्षा है कर सकता है राष्ट्रपति, कि उनसे पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है, बाकी सारे काम सलाह से ही करेगा राष्ट्रपति। इसीलिए हमारे देश में, भारत में, राष्ट्रपति को रबर स्टंप जैसे नामों से जाना जाता है, क्योंकि वो सारे काम प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ही करती है। अनुच्छेद 75
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यहाँ पर भी नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही चुनता है। फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देगा, अर्थात जो अन्य मंत्री होंगे मंत्रिपरिषद में, उनकी सलाह कौन देगा? जो प्रधानमंत्री पहले नियुक्त कर लिया गया है। अब इस मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है कितना बड़ा होगा? लोकसभा, भारत में जो लोकसभा है उसके 15% सदस्य के बराबर होगा। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये जो मंत्रिपरिषद है या मंत्री हैं वो प्रसाद पर्यंत रहेंगे, ये अनुच्छेद 75 में लिखा गया है, अर्थात उनके ही अनुग्रह कृपा के पात्र रहेंगे, पद धारण करेंगे और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका तात्पर्य है कि यदि एक मंत्री के प्रति यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को ही इस्तीफा देना पड़ता है। तो सामूहिक रूप से शपथ ये जो मंत्रिपरिषद है या प्रधानमंत्री हैं सब राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। ये दो अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 76 ये महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसकी और भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है। इसका जो कार्य या कर्तव्य होता है, भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देने का कर्तव्य होता है। और महान्यायवादी की जो योग्यता है वो योग्यता SC अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लायक होनी चाहिए और इसको भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होता है। अर्थात ये भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर के वहाँ अपनी अदालत लगा सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AG महान्यायवादी। तो ये आपके 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। आगे चलते हैं 77वां अनुच्छेद, भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। 77वें अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का जो भी कार्य होगा भारत सरकार का वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। उस पर अर्थात अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं। 78वें अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय, सभी कोई भी निर्णय हो वो राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कर्तव्य प्रधानमंत्री का होता है। अर्थात 78वां अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति से जोड़ने का काम करती है और इसकी बीच की कड़ी होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि जो भी मंत्रिपरिषद में निर्णय लिए जा रहे हैं वो राष्ट्रपति तक पहुंचाए और राष्ट्रपति को जिनकी सूचनाओं की आवश्यकता हो उन सूचनाओं को राष्ट्रपति को दे। ये सारे काम प्रधानमंत्री के होते हैं अनुच्छेद 78 के अनुसार। अब इसके बाद आ जाती है हमारे, ये तो यहाँ तक हमारी कार्यपालिका संबंधी चीज़ें हो गई। ये हमारा भाग 5 ही चल रहा है। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि कौन सा भाग चल रहा था हमारा 5। तो 5 भाग ही चल रहा है और 5वें भाग में शुरुआत में कार्यपालिका संबंधी चीज़ें बताई गई हैं और फिर इसके बाद आता है विधायिका का नंबर। और भारत की जो विधायिका है उसको संसद कहते हैं। ठीक है साहब, क्या कहते हैं? संसद। अनुच्छेद 69 में संघ के लिए एक संसद होगी ये बताया गया है और जो संघ की संसद होगी वो 3 अंगों से मिलकर के बनेगी। 2 तो सदन होंगे और एक राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा जो कि उच्च सदन होगा और लोकसभा निम्न सदन होगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदस्य है।
प्रति 5 वर्ष में भंग होती है लोकसभा, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसके बारे में हम आगे और ज़्यादा जानेंगे। ये हो गई हमारा अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यों, यहाँ की जो राज्यसभा है, ये भारत की राज्यसभा अमेरिका के सीनेट के समकक्ष है। सीनेट के वहाँ पर क्या है, अमेरिका में, यूएसए में जो सीनेट है वहाँ पर प्रत्येक राज्य को समान दर्जा दिया गया है, अर्थात सदस्य संख्या समान आती है सीनेट में प्रत्येक राज्य से। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो जितना बड़ा राज्य है, जनसंख्या जितनी ज़्यादा है, उतने ज़्यादा सदस्य आते हैं, अर्थात समानुपातिक प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा गया है। वहाँ जो अमेरिका की सीनेट है उसके कुल सदस्य संख्या 200 है। सीनेट की 200 है, 200 नहीं, सॉरी, 100 है, और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य आते हैं। तो हम अपनी राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं कि राज्यों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अर्थात इनकी सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, राज्यों की विधानसभा जो होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करते हैं। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति। चूँकि ये राज्यसभा राज्यों के द्वारा सदस्य चुने जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम राज्यसभा है। राज्य की विधानसभा चुन रही हैं, अर्थात राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राज्य सरकारों का। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी संरचना में सदस्य संख्या। वास्तव में जो सदस्य संख्या निर्धारित है वो 250 है, और जहाँ पर यूनियन टेरिटरी और राज्यों से 238 आते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्य? 12। साहित्य, कला, विज्ञान, इन क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है 12 सदस्यों को। लेकिन वर्तमान में वास्तव में 245 सदस्य चुने जाते हैं। 245, और 245 किस तरह से आते हैं? 225 राज्यों से आते हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और 12 मनोनीत किए जाते हैं वही कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य करने वाले लोगों को चुना जाता है। 12 सदस्य अधिकतम चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये हमारी हो गई राज्यसभा। अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। लोकसभा जो है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इसके सदस्य चुने जाते हैं। भारत को लोकसभा विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया है, और वहाँ से प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। और इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें कि 530 राज्यों से आएंगे, 2 एंग्लो इंडियन और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो है 545 सदस्यों के लिए। और 545 सदस्य किस तरह से आएंगे? 524 तो राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं, और 19 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से नियुक्त होकर के आएंगे, और 2 एंग्लो इंडियन से। तो इस तरह से व्यवस्था की गई है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा क्या किया गया कि दो एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से अब टोटल 543 पर ही चुनाव होगा। इसके 2021 के बाद 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया है, और 2021 से लागू हुआ कि सिर्फ 543 पर ही चुनाव होगा, 545 पर न होकर के एंग्लो इंडियन की 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। साथियों, आज हमने अनुच्छेद संग्रह में
कार्यपालिका और विधायिका के बारे में जाना और उसकी संरचना को जाना है। तो आप इसको 1 या 2 बार रिपीट करें जिससे कि आपको याद हो जाए और स्मरण शक्ति में बना रहे स्थायी रूप से। एक बार और देख लेते हैं महत्वपूर्ण चीज़ों को। 72वां अनुच्छेद क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को पूरे भारत के प्रत्येक न्यायालय में किसी भी प्रकार का दंड हो तो क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। और 74वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति को सिर्फ पुनर्विचार के लिए अपेक्षा कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, बाकी उसे माननी पड़ेगी उनकी बात। 75वें अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और सदस्य संख्या 15% निर्धारित की गई है लोकसभा की और ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि संघ सरकार को विधि मामलों की सलाह देता है। 77वें में बताया गया है कि भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। 78वां अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में बताता है, उसका कर्तव्य है बीच की कड़ी के रूप में कार्य करना। 79वां अनुच्छेद संसद के बारे में बताता है और संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 80वां अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना को बताता है और इसके जो सदस्य हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका निर्वाचन होगा और सदस्य संख्या वर्तमान में 245, 225 राज्यों से, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 12 मनोनीत। कहाँ से? कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा के लिए 81वां अनुच्छेद है जिनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। वर्तमान में 545 हैं और 524 राज्यों से, 19 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन, जिन्हें कि 2019 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से हमने आज यहाँ पर 71वें अनुच्छेद से लेकर के 81वें अनुच्छेद तक के प्रावधानों को देखा है। इन्हें सावधानी पूर्वक देखें और चित्त को शांत रखें। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।